ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस काफ़ी फेमस माना जाता है, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समापन के बाद में साइन करा जाता है ये ट्रीटी 1919 में। बेसिकली इसके बाद में आप देखेंगे तो कहा जाता है मेनी ऑफ द हिस्टोरियंस के द्वारा कि जर्मन्स ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं और फिर वहाँ से नाजी कल्चर और हिटलर का राइज हो जाता है, और वही कारण बताया जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का भी, जो कि एंड होता है एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप करने पे जापानी सिटीज़ जो कि बेसिकली हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 6 और 9 अगस्त 1945 में। और इसके बाद में आज आप देखोगे तो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में थर्ड वर्ल्ड वॉर की भी गुंजाइश करी जा रही है। और इसका जो मेजर फ्लैश पॉइंट्स है वो बेसिकली कश्मीर को बताया जा रहा है, जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना के बीच में वॉर हो सकता है। वहीं साथ साथ आज आप रशिया यूक्रेन वॉर देख ही रहे हैं, और इसी के साथ साथ में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में टेंशंस, और जापान और नॉर्थ कोरिया के बीच में टेंशंस, और साथ साथ में चाइना और ताइवान वाले इंसिडेंट आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से चाइना ताइवान को एनेक्स करने की कोशिश कर रहा है। और साथ साथ में ईरान और इजराइल के बीच में भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को लेकर के कहीं ना कहीं एक फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। दरअसल 16th सेंचुरी के एक फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर जिनका नाम नॉस्ट्रोडेमस है, उन्होंने अपने किताब में बताया है कि बेसिकली वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो 2023 में आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ तक कि कई लोगों का ये मानना है कि ये इंसान वो हैं जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर के कोविड-19 क्राइसिस का जो प्रेडिक्शंस किया था वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। तो क्या वाकई वर्ल्ड वॉर 3 2023 में देखने को मिलेगा? और अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा देश भारत इस चीज़ को लेकर के कितना ज़्यादा प्रिपेयर्ड है? आइए इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू डिकोडिंग विथ रजत एंड खुशी। और बेसिकली इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अभी से थैंक यू आपको एडवांस में। चलिए, सो बेसिकली रशिया और यूक्रेन वॉर को 500 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और अब तक कोई भी कंक्लूजन निकल के नहीं आया है। इवन नेटो जो है उसके बीच में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है, जहां पे रशिया भी इन्वॉल्व है, और रशिया जो है वो नेटो कंट्रीज जैसे कि पोलैंड और फिनलैंड को भी इंटीमिडेट कर रहा है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखोगे पैसिफिक के तरफ में, तो वहाँ पर ताइवान और साउथ कोरिया जो है उसको नेटो का सपोर्ट मिल रहा है। वहीं जापान और साउथ कोरिया जो है वो नॉर्थ कोरिया के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एंगेज है वॉर में। और अगर हम साउथ एशिया की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का जो ट्रायंगल बन रहा है, जो कि हिमालयास वाले रीजन में स्थित कश्मीर जो है वो कि एक मैटर ऑफ कंटेंशन बनता जा रहा है इनके बीच में। तो ओवरऑल ये पूरे के पूरे आपको फ्लैश पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। इवन गल्फ कंट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है। और 1971 की बात कर लेते हैं तो बेसिकली भारत और पाकिस्तान जो वॉर लड़ते हैं, बेसिकली जब बांग्लादेश का लिबरेशन होता है तो यहाँ पे रशिया जो है वो सपोर्ट करता है। अदरवाइज़ आप देखोगे कि यूएसए जो है वो पाकिस्तान का तो मदद कर ही रहा था, जिसके वजह से बांग्लादेश का लिबरेशन भी नहीं होता और पाकिस्तान जो है वो जीत जाता इस बैटल में। लेकिन थैंक्स टू रशिया इस चीज़ के लिए। तब की बात अलग थी, और आज आप रशिया को अगर देखेंगे तो ये काफ़ी हद तक टिल्टेड है इकोनॉमिकली टुवर्ड्स चाइना, और कहीं ना कहीं चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। इवन अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भारत ने अपना जो रुख है वो यूएसए और उनके अलाइज के तरफ में कर दिया है, और इस वजह से आप देखोगे कि आज रशिया से आर्म्स इम्पोर्ट जो करते हैं वो भी कम हुआ है, और चाइना के कंपेरिजन में हमारा ट्रेड भी रशिया के साथ में कम है। हालांकि आज भी क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा हम रशिया से ही परचेज करते हैं। इवन आप देखोगे तो रशिया और भारत जो है वो ब्रिक्स और एससीओ दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस में साथ हैं। इवन आपको देखने को मिल जाएगा कि रशिया यूक्रेन वॉर में जब भी यूएन में वोटिंग करने की भी बात आई तो भारत एब्सटेन कर गया वोटिंग करने से। लेकिन अगर आज इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट वॉर होता है तो मे भी रशिया भारत का हेल्प ना भी करे और न्यूट्रल ही रह सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक फैक्टर हो सकता है। साथ साथ में अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हो जाता है तो आप देखोगे यूएस से डायरेक्टली भले मदद ना करे, लेकिन इनडायरेक्टली वो ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइना इस वॉर में होगा और यूएस से हमेशा से चाइना को डिस्ट्रॉय करने की ही कोशिश में लगा रहेगा। और जापान, फ्रांस और इजराइल वो नेशंस हैं जो ऑल वेदर फ्रेंड्स फिलहाल भारत के बने हुए हैं। अगर हम भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं तो ये सिर्फ सैटेलाइट स्टेट्स बन के रह चुके हैं चाइना के लिए, जहां पर आप बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट देखोगे, या श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, या फिर पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट। ये तीनों ही बेसिकली ट्रायंगल ऑफ डेथ भी कहे जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी से भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इवन चाइना का जो चेक बुक डिप्लोमेसी है, जहां पर वो डेट ट्रैप में किसी भी कंट्री को फंसाते हैं और फिर उस कंट्री को एक्सप्लॉइट करते हैं, वो भी आप बहुत ही ज़्यादा देखोगे। जैसे कि अफ्रीकन नेशंस भी, जैसे कि जिबूती जो है वो चाइनीज़ मिलिट्री बेस बन चुका है। वहीं आप ताजिकिस्तान में देखेंगे तो चाइनीज़ एयर स्ट्रिप बन रहा है, और कैम्बोडिया में भी आप देखोगे यानी कि आसियान नेशन में, तो वहाँ पर वो रियाम नेवल बेस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं।
वहीं वो मालदीव्स, माडागास्कर और तंजानिया बेसिकली बागामायो पोर्ट जो है वो चाइना वहाँ पर डेवलप कर रहा है, तो ये कंट्रीज भी चाइना के ही फेवर में होंगे। सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो भूटान आपको वो पड़ोसी मिल जाएगा जो भूटान इकलौता कंट्री है कि वो चाइना को कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि वो उनके टेरिटरी में आकर के इंडिया के खिलाफ वो किसी भी तरीके से वॉर में इंगेज हो सके। इसी के साथ साथ में मॉरिशियस, सेशेल्स, फ्रांस का जो रीयूनियन आइलैंड का बेस है या फिर यूएसए का जो डिएगो गार्सिया का बेस है, ये कंट्रीज भी अलाउ करेंगे कि भारत को कहीं ना कहीं वो इंडियन ओशन रीजन में कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके और एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। इन नेशंस की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बात कर लेते हैं तो भारत जो है वो नो फर्स्ट यूज़ का डॉक्ट्राइन यूज़ करते हैं। साथ साथ में भारत जो है वो प्रोहिबिट करते हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज़। ओवरऑल आप देखो कि चाइना भी यही पॉलिसी लेकर के चलता है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों ही जो है वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं और ये भारत न्यूक्लियर वेपन स्टेट कैसे बना है, अगर आप ये डिटेल में जानना चाहते हो, जो कि कहीं ना कहीं हमारे जो लीडर्स हैं उनका ग्रेट सैक्रिफाइस रहा है, तो प्लीज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को ज़रूर जाकर के चेकआउट करिएगा जो कि हमने चैनल पर बनाया है काफ़ी मेहनत के साथ में। तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद में उसको भी चेकआउट करिएगा। मिलिटरीली हम मान सकते हैं कि चाइना हमसे स्ट्रांग होगा क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे तो वेपन्स के मायने में वो हमसे एडवांस्ड हैं, लेकिन अगर हम देखें तो जोग्राफिकली भारत काफ़ी स्ट्रांग है क्योंकि हमारे पास हिमालयास है जो कि कहीं ना कहीं उनका जो रफ टेरेन है और भारत को ये कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आप देखोगे कि चाइना उसके अगेंस्ट में हो जाता है। इवन आप देखोगे तो भारत में बे ऑफ बंगाल भी आपको देखने को मिल जाएगा और साथ साथ में अरेबियन सी यानी कि बे ऑफ बंगाल का जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वो हमारे को एक बहुत ही बेहतरीन नेवल बेस भी देते हैं, जहां पर हम कहीं ना कहीं चेक रख सकते हैं चाइना के ऊपर। और साथ साथ में जो चाइना का सबसे कमजोर नस है जिसको लेकर के हमने अगेन एक चैनल पे डिटेल्ड वीडियो करा है, चाइनाज बिगेस्ट वीकनेस, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जिससे चाइना का बहुत बड़ा ट्रेड होता है ऑयल वगैरह का और एनर्जी रिसोर्सेज का, तो वो कंप्लीटली इंडिया चाहे तो कट ऑफ कर सकता है, जिसको लेकर के चाइना हमेशा से कंसर्न में होता है। और इस वजह से वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं जहां से वो पाकिस्तान से ही चाइना को जोड़ देंगे और उनका जो गल्फ से ऑयल होगा वो डायरेक्ट जा सकेगा बगैर स्ट्रेट ऑफ मलक्का के। इवन क्वाड नेशंस भी भारत का इस चीज में काफी मदद कर रहे हैं। भारत के पास आज भी नेटिव आर्म्स इंडस्ट्री नहीं है, यानी कि हम आत्मनिर्भर भारत जरूर लॉन्च करे हैं, लेकिन अभी भी हमें इस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हमारा इंडिजनाइजेशन और बढ़ सके। जैसे कि आप देखो कि हमने डोमेस्टिक टैंक अर्जुन को बनाया है डीआरडीओ की मदद से और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को उतना का ऑर्डर जो है वो दिया गया है, जो कि अपने आप में अर्जुन काफ़ी बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। भारत के पास में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स भी नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं हम इसमें पीछे हैं क्योंकि चाइना इस चीज़ को एक्वायर करके है, लेकिन इंडियन आर्मी के पास में अदम्य साहस है जो कि चाइनीज सोल्जर्स के पास में नहीं है। और साथ साथ में हमारे इंडियन सोल्जर्स के पास में डिफिकल्ट टेरेन में प्रैक्टिस करने का और वॉर को लड़ने का एक्सपीरियंस रहा है और वो सक्सेसफुल रहा है। और साथ साथ में आप देखोगे तो जो रुद्रा M2 और S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो भारत के पास में है, जो भारत को एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि भारत लो ऑल्टीट्यूड नेशन है तो इस वजह से जब भी हम टारगेट करेंगे तो हमारा जो टारगेट होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा और हमारा कहीं ना कहीं प्रिसीशन चाइना से काफ़ी बेहतर होगा, जो कि चाइना के लिए एक अपने आप में ज्योग्राफी प्रॉब्लम बनाता है। पाकिस्तान में तो वैसे ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चालू है, जहां पर आप देखेंगे बलूचिस्तान जो उनका लार्जेस्ट प्रोविंस है वो खुद से अलग होने की मांग करता है और इस मांग को भारत सपोर्ट करके और भी बेहतर हम कर सकते हैं। साथ साथ में यूएसए जो है उसके साथ हमने साइन कर रखा है 6 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स, तो यूएसए और इंडिया का इन एग्रीमेंट से कहीं ना कहीं हमें रिफ्यूलिंग से लेकर के इवन डिफेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और भी आसान हो जाएगा। वैसे तो भारत ने पंचशील प्रिंसिपल्स को साइन करा है और साथ साथ में हम नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को लेकर के चलते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज कि चाइना ने तिब्बत को 1950 में अनेक्स करा और फिर 1962 में सिनो इंडिया वॉर आपको देखने को मिल जाएगा और 2020 आते आते 20 भारतीय जवान जो हैं वो भी शहीद हो जाते हैं, जब आप देखेंगे कि गलवान वैली में क्लैश होता है और चाइनीज सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। तो जब ऐसे नेबर्स भारत के नॉर्थ में चाइना और वेस्ट में पाकिस्तान हो जो बेसिकली एग्रेसिवनेस और टेरर को स्पॉन्सर करते हो, तो इस वजह से भारत को इन अपने टेक्नोलॉजी को बेहतर करना होगा और मॉडर्न थ्रेट्स से भी लड़ने के लिए सशक्त बनाना होगा। को बाकी नेशंस के साथ में मिल करके चाइना जो ताइवान पे अनेक्स करना चाहता है उस पर रोक लगाना चाहिए। और ताइवान आप देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के मामले में विश्व में सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसर है वो ताइवान ही है और रिसेंटली फॉक्सकॉन वेदांता डील से आप देखोगे तो बाहर हो चुके हैं, यानी कि भारत में आज भी सेमीकंडक्टर्स जो है वो हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो इस वजह से हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो महंगे बिकते हैं।
तो इस वजह से हम इंडियंस को और बेहतर काम करना चाहिए और साथ साथ में इंडियन नेवी जो है वो इन सब से बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि हिस्टोरिकली भी आप देखोगे तो चोलास के समय से लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज इन सब ने रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिया है और इंडियन नेवी जो है वो विश्व में सबसे बेहतरीन नेवी मानी जाती है, जिसको लेकर के हम चैनल पर बहुत जल्द एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आएंगे। बाकी इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। अगर आपको वैल्यू मिलता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है वो वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम ऐसे और भी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल वीडियोज़ आप तक लेकर के आ सकें। हमारे चैनल पर आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। बस आपका प्यार बनाए रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।